वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड डिग्रीज। क्विक रिवीजन के सीरीज़ में आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में देखेंगे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे मटेरियल्स की, उसके वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे स्ट्रक्चर पर। आज हम उसके बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिफरेंट एग्ज़ाम में इसका अपना खुद का एक ओन वेटेज है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के आस्पेक्ट से। क्योंकि और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, ये सब इससे डिराइव्ड हैं, क्योंकि यही एक मेन बेस बनाता है सिविल इंजीनियरिंग के डिज़ाइनिंग या स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स का। तो इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दैट। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। और ये बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड डालते हैं, मतलब इट डील्स विद इन्फ्लुएंस ऑफ लोडिंग ऑन डिफॉर्मेबल इलास्टिक बॉडी। तो दो टाइप की बॉडी होती है, एक होती है रिजिड और एक होती है इलास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी पे अगर हम लोड लगाते हैं तो उसमें वो या डिफॉर्मेशन शो नहीं करती, मतलब उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, या तो वो रोटेशन शो करेगी या फिर वो ट्रांसलेशन शो करेगा। लेकिन हम अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डील कर रहे हैं तो जो हमने लोड लगाया है वो किस पर लगाएंगे, हम डिफॉर्मेबल इलास्टिक बॉडी को हम डील करेंगे, हम इसकी बारे में बात करेंगे। तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लोड अप्लाई करते हैं और वो अपनी डिफॉर्मेशन शो करती है। फिर हमने जब लोड को रिमूव कर लिया, जब हमने लोड को हटा लिया, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती है। इस टाइप की बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो हम सोम में इस बॉडी से डील करेंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन हुक्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब हुक्स लॉ क्या होता है, तो हुक्स लॉ इज़ दैट इट स्टेट्स दैट द स्ट्रेन ऑफ मटेरियल इज़ द प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ऑफ द मटेरियल। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देख सकते हो, तो एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन दिखाया है और वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस दिखाया है। तो अगर कोई मटेरियल है और हमने उस पर लोड अप्लाई किया है, तो उस वजह से उसकी कुछ डायमेंशन में चेंज आया होगा। तो डायमेंशन में चेंज आने की वजह से स्ट्रेन क्रिएट होता है, और स्ट्रेन क्रिएट होने की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो अगर हम प्रोपोर्शनली लिमिट तक बात करते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक बात करते हैं किसी मटेरियल की, तो जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे स्ट्रेस के। हम हुक्स लॉ में ये देख सकते हो आप, स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाते हैं तो हमारे एक टर्म आता है ई, जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। लेकिन हम मोस्टली सोम में माइल्ड स्टील से डील करते हैं। तो माइल्ड स्टील में ये पॉइंट मैंने नोट करके लिखा है कि जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है और इलास्टिक लिमिट है ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि हुक्स लॉ वैसे कहाँ तक अप्लाई है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। लेकिन अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो वो इलास्टिक लिमिट तक हम उसको एक्सीड कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है इन माइल्ड स्टील। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए पढ़ेंगे या डिफरेंट मटेरियल के लिए देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंट आएगा जिसके बियॉन्ड अगर हम लोड अप्लाई करते हैं, अगर उस पॉइंट के बियॉन्ड अगर हम लोड अप्लाई करते हैं, तो जब हमने उस लोड को रिमूव किया तो वो प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ जाता है, मतलब वो अपनी बॉडी को फिर से ओरिजिनल शेप में रिगेन नहीं करता। ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इसके आगे लगाएंगे, फर्दर लोड लगाएंगे, तो लोड हटाने के बाद वो परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करता है। लेकिन अगर इसी पॉइंट के अंदर हम लोड अप्लाई करते हैं तो लोड हटाने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। तो इस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, कोई भी बॉडी का अगर डिफॉर्मेशन है उसका रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय इंडिविजुअल फोर्सेस। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस बॉडी पे एक P1 लोड लगा तो उसकी वजह से एक डिफॉर्मेशन शो हो रहा है जो कि है डेल L1। वहीं अगर P2 लोड लग रहा है तो उसकी वजह से एक डिफॉर्मेशन शो हो रहा है डेल L2। तो जो हमारा रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन होगा विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन ड्यू टू इंडिविजुअल लोड। तो P1 की वजह से जितना डिफॉर्मेशन हुआ, P2 की वजह से जितना डिफॉर्मेशन हुआ, उसके एल्जेब्रिक सम को हम टोटल डिफॉर्मेशन बोलेंगे। अब ये बेसिकली स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है, अभी जो मैंने बताया कि सम ऑफ इनपुट विल बी इक्वल टू द आउटपुट, और ये लीनियर इलास्टिक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है।
तो 3 पॉइंट है, एक तो ये स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है, और जो रिजल्टेंट है विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इनपुट्स, और ये लीनियर इलास्टिक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। अब कुछ एजम्पशंस हैं जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कंसीडर करते हैं। तो पहला एजम्पशन है कि मटेरियल शुड बी होमोजीनियस। तो अब होमोजीनियस क्या होता है कि एक मटेरियल के डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम डायरेक्शन में अगर उसकी प्रॉपर्टीज सेम हैं तो इस मटेरियल को होमोजीनियस कहेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो G1 है, जो डिफरेंट पॉइंट्स पर मैंने G1 को शो किया है, ब्लू लाइन से जो शो किया है, वो सेम डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो सेम है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम होमोजीनियस बोलेंगे। वहीं आइसोट्रॉपिक क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स क्या हो गया, जैसे हमने ये ए पॉइंट लिया और ये बी पॉइंट लिया, तो ये दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। वहीं एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। मतलब एक डायरेक्शन में G1 है, एक डायरेक्शन में G2 है, सेम पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ अगर डिफरेंट हैं तो उसको एनाइसोट्रॉपिक बोलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थो मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम ऑर्थोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइल। तो डक्टिलिटी कैसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसमें हम लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। कोई भी मटेरियल है उसमें अगर हमें लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है बिफोर एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर, अगर कोई मतलब उसके फेलियर और रप्चर होने से पहले वो एक अच्छा खासा डिफॉर्मेशन शो करता है, जिसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि उसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो है वो 5% से ज़्यादा होता है। वो इतना स्ट्रेच हो सकता है कि जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है उसका वो 5% से ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये शेयर में वीक होता है। तो बेसिकली जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो अच्छा खासा डिफॉर्मेशन, लार्जेस्ट डिफॉर्मेशन, लॉन्गर डिफॉर्मेशन शो करते हैं एब्सोल्यूट फेलियर से पहले। और कुछ एग्जांपल हैं जैसे माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर एंड लेड। अब लेड की संग क्या है कि लेड एक ज़्यादा मेलेबिलिटी शो करता है इन कंपेयर टू डक्टाइल। वैसे जो लार्ज मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करेगा वो भी लार्ज डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जो लेड है वो एक्सेप्शन है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा है इन कंपेयर टू डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्रिटलनेस की, तो ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें उसमें जो डिफॉर्मेशन है इन कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल वो कम है, स्मॉलर डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो वहीं इसमें इसकी अगर बात करें तो स्मॉलर डिफॉर्मेशन है तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो है वो 5% से कम होगा। और इसके संग क्या प्रॉब्लम है, ये टेंशन में वीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कंक्रीट, ग्लास और कास्ट आयरन। सो दीज आर द मटेरियल विच शो स्मॉलर डिफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम लार्ज डिफॉर्मेशन शो नहीं करता, तो ये एक पर्टिकुलर फ्रैक्चर पॉइंट तक नहीं जाता, ये इलास्टिक लिमिट जो आती है उसके बाद ही इसमें फ्रैक्चर शो हो जाता है। मतलब ये इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा ही बियॉन्ड जाएगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करने लगता है, और इस पॉइंट के बाद ही इसमें फ्रैक्चर आ जाता है। तो इसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो है वो 5% से कम है। अगर हम बात करते हैं ब्रिटल और डक्टिलिटी की, तो ये जो मटेरियल है ये टेम्परेचर के संग चेंज होते हैं। अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, मतलब अगर मैं किसी मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रही हूँ तो वो डक्टाइल मटेरियल से ब्रिटल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो हमारा टाइटैनिक का शिप था उसमें भी यही पॉसिबिलिटी हुई थी कि वो वैसे तो डक्टाइल मटेरियल से बना था, लेकिन जब वो आइस के कांटेक्ट में आया था और वहाँ पे पानी का टेम्परेचर और डाउन हो गया था, तो इस वजह से वो डक्टाइल मटेरियल से ब्रिटल मटेरियल में चेंज हो गया था। वहीं अगर हम बात करें कि ब्रिटल मटेरियल से हम डक्टाइल में कैसे चेंज करेंगे, तो बाय अप्लाइंग हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। अगर हम मटेरियल पर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग अप्लाई करते हैं तो वो ब्रिटल मटेरियल से डक्टाइल मटेरियल में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्रोमियम जो है, अगर उसमें हमने हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग अप्लाई की तो वो ब्रिटल मटेरियल से डक्टाइल मटेरियल तक चेंज हो जाएगा। तो अगर हमें डक्टाइल से ब्रिटल जाना है तो हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे, और अगर हमें ब्रिटल से डक्टाइल जाना है तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग अप्लाई कर देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर के चेंज से चेंज हो रही है। अब
जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन शो करते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा टफनेस शो करते हैं। वहीं अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ जो डिफॉर्मेशन होता है वो स्मॉलर अमाउंट का डिफॉर्मेशन होता है, इस वजह से वो मोर रेजिलियंस होते हैं। तो अगर हम अब किसी डिज़ाइनर से बात करें, अगर आप डिज़ाइनर होते तो आपसे अगर पूछा जाता कि डक्टाइल मटेरियल यूज़ करोगे या फिर ब्रिटल मटेरियल, तो ऑब्वियसली आप डक्टाइल मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो वो फेलियर से पहले शो कर देता है कि इसमें अब कुछ फेलियर आने वाला है, मतलब जो मटेरियल है वो फेलियर से पहले इंडिकेशन देता है। लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो इंडिकेशन नहीं देते, उनमें एक सर्टेन पॉइंट के बाद फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो वहीं अगर हम बात करें डक्टाइल मटेरियल की, तो ये इंडिकेशन देते हैं और इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो इन कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल ज़्यादा होता है। नाउ फेलियर्स इन डक्टाइल मटेरियल। तो अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो पहली बात तो ये स्ट्रेस में जो होता है, स्ट्रेस फोर्सेस में ये वीकेस्ट है। लेकिन अगर टेंशन फोर्स लगता है तो कप एंड कोन टाइप का फेलियर देखने को मिलता है। वहीं अगर कंप्रेशन लग रहा है तो इसमें बल्जिंग देखने को मिलती है, 90 डिग्री पे फेलियर होता है। तो अगर हम टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कप एंड कोन टाइप का फेलियर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कंप्रेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बल्जिंग देखने को मिलती है। अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो आप किसी एक मटेरियल का याद कर लो, तो उसका अपोजिट हमारा ब्रिटल मटेरियल का है। तो अगर टेंशन में 45 डिग्री पे देखने को मिल रहा है डक्टाइल में, तो वहीं पे अगर हम टेंशन में बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल में, तो वहाँ पे 90 डिग्री का देखने को मिलेगा और कंप्रेशन में 45 डिग्री पे फेलियर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं 1 मार्क्स MCQ में। तो फेलियर्स इन डक्टाइल मटेरियल और फेलियर्स इन ब्रिटल मटेरियल याद होना चाहिए। और फर्दर जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे टफनेस, रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, क्रीप क्या होता है, ये सब हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो आज हमने हुक्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस की बात की। अगर आप चाहते हो कि और किसी टॉपिक पे हम वीडियोस लेके आएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and do subscribe the channel. Thank you.